नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आमोद है। मैं एक पेन कंसल्टेंट हूँ और मैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल साकेत में काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक कैंसर से उठने वाले दर्द के बारे में। पैनक्रियाटिक कैंसर से उठने वाला दर्द एक बड़ी परेशानी है। ज़्यादातर 75% लोगों को ये दर्द डायग्नोसिस के समय होता है, यानी कि जैसे मरीज़ हॉस्पिटल आता है, बहुत सारे लोग पेट का दर्द लेके आते हैं और उनकी जांच करने पे पता चलता है उनको ये परेशानी है। तो 75% लोगों को ये दर्द बीमारी जब डायग्नोज होती है तब होता है कम से कम। और एडवांस स्टेजेस में, यानी कि जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो 90 या उससे ज़्यादा फीसदी लोगों को ये दर्द हो सकता है। रिसर्च हमें ये बताती है कि इस दर्द को कंट्रोल करना शुरू में ज़्यादा आसान रहता है, तो इसलिए इसका जो इलाज है वो जल्दी होना चाहिए ताकि हम इस दर्द को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ। और ये दर्द को कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका जो प्रभाव पड़ता है वो आपके पूरी ज़िंदगी पे पड़ता है। यानी कि इस दर्द की वजह से आपको खाने पीने में परेशानी हो सकती है, उठने बैठने में, लेटने में, नींद में, आपके मूड पे, आपकी माना बोला जाए बड़े लफ्ज़ों में तो आपकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इस दर्द की वजह से उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है और जल्दी ट्रीटमेंट करने से ज़्यादा अच्छा असर आने की उम्मीद होती है। दूसरी चीज़ ये उठती है कि ये दर्द होता क्यों है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। कैंसर एक अनियंत्रित ग्रोथ होती है। अब अगर ये ग्रोथ जो है अनियंत्रित ग्रोथ पैनक्रियाज में हो तो उसको हम पैनक्रियाटिक कैंसर कहते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ता है ये आसपास की चीज़ों पे दबाव डालता है, पैनक्रियाज के अंदर, पैनक्रियाज के बाहर, और अगर आंतों के पहले हिस्से जिसे हम ड्यूडनम कहते हैं उस पर अगर ये दबाव डाले तो जो खाना जाने का रास्ता होता है वो पतला हो जाता है और उसकी वजह से भूख पे असर पड़ सकता है, उसकी वजह से दर्द आ सकता है, उसकी वजह से उल्टी आ सकती है। तो ये तो हो गया एक कारण, आसपास की चीज़ों पे दबाव पड़ने की वजह से। उसके अलावा अगर ये कैंसर फैले, यानी कि लिवर में पहुंच जाए या आंतों में पहुंच जाए, तो उसकी वजह से दर्द उठ सकता है। ये कैंसर खास करके नसों के अंदर भी घुसता है। आसपास की नसों के अगर ये इन्वेड करने लगे तो उसकी वजह से दर्द उठता है। उसके अलावा जो दर्द के और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर पेट में पानी भरने लगे जिसे हम असाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से दर्द उठ सकता है। अगर कब्ज़ होने लगे तो उसकी वजह से परेशानी हो सकती है। जहाँ पे ये पैनक्रियाज होते हैं उसमें सांस की एक बड़ी मांसपेशी जिसे हम डायफ्राम कहते हैं वो पास में होती है, अगर वो इरिटेट होने लगे तो उसकी वजह से दर्द उठ सकता है। तो ये सारे मोटे मोटे कारण हैं जिसकी वजह से दर्द उठता है। कभी कभी दर्द जो होता है वो कैंसर से रिलेटेड नहीं भी होता है, मानिए किसी को स्पाइन का आर्थराइटिस है तो उसकी वजह से भी दर्द उठ सकता है। तो ये ज़रूरी है कि दर्द जाना जाए कि किस कारण से उठ रहा है, तभी उसका इलाज करना आसान हो जाता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि ये दर्द होता कैसे है। ज़्यादातर लोग जो इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं और वो उसकी वजह से दर्द होता है उन्हें, वो बोलते हैं कि उन्हें पेट के ऊपरी हिस्से में, यानी कि पसलियों के नीचे एक भारीपन सा लगता है। किसी किसी को ये दर्द एक अकड़न की तरह लगता है, एक स्पैज़म की तरह लगता है, जैसे कि मरोड़ उठ रहे हों, और किसी किसी को ये चुभन या जलन की तरह भी महसूस होता है। तो ये पेट के ऊपरी हिस्से में, यानी कि यहाँ पे होता है और ज़्यादातर लेफ़्ट साइड पे होता है। और ये दर्द खाली यहाँ नहीं रहता है बल्कि पीठ की तरफ भी जाता है। और कई लोग ये महसूस करते हैं कि खाना खाने से ये दर्द बढ़ जाता है, तो उनके खाना खाने में, पानी पीने में भी उनको कभी कभी तकलीफ़ होती है। इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले ज़रूरी ये होगा कि हम ये समझ लें कि पैनक्रियास कहाँ होता है। और इसकी ट्रीटमेंट में एक चीज़ जो एक इंजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सीलियाक प्लेक्सस या स्प्लैंक्निक नर्व ब्लॉक कहते हैं, वो ये सब भारी शब्द लगते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं ये मैं आपको एक मॉडल की मदद से समझाना चाहूँगा। तो ये हमारा मॉडल है और इसकी मदद से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि सीलियाक प्लेक्सस और स्प्लैंक्निक नर्व्स क्या होते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये मुश्किल कठिन शब्द लगते हैं, लेकिन सीलियाक प्लेक्सस को आप एक जाल, एक नेटवर्क की तरह समझ सकते हैं जो कि पेट के ऊपरी हिस्से में काफ़ी अंदर होता है।
और जो पेट के ऊपरी हिस्से से जो भी दर्द उठता है वो इसमें से होता हुआ दिमाग के मस्तिष्क की तरफ जाता है। तो इसको एक टेलीफोन की वायर्स की तरह भी समझ सकते हैं, उनका एक गुच्छे की तरह समझ सकते हैं, और सारे जो सिग्नल हैं दर्द के इस गुच्छे में से होते हुए दिमाग की तरफ जाते हैं। और दूसरा जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया था उसका नाम था स्प्लैंक्निक नर्व। ये समझ सकते हैं इस गुच्छे की एक मुख्य तार है। तो दर्द जो है इस नेटवर्क में से होता हुआ, जाल में से होता हुआ दिमाग की तरफ जाता है, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो या सबसे मुख्य रूप से जो प्रमुख तारे हैं उनका नाम हमने स्प्लैंक्निक नर्व रखा हुआ है। तो इस मॉडल की तरफ से, मॉडल की मदद से हम ये समझते हैं कि ये है कहाँ पे ये सब। तो सबसे पहले अगर हम चमड़ी को हटा दें तो अंदर से ढांचा और डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा दिखता है। एक एक करके हम इसमें से चीज़ें हटाएंगे। तो ये लिवर है जो आप सबसे बड़ा देख रहे हैं आगे की तरफ, और मैं इसको हटा रहा हूँ एक एक पार्ट करके। और इसके पीछे जो अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे स्टमक है, अब हम इसको हटाएंगे। और ये स्टमक को हटाने के बाद पीछे जो अब आपको दिखेगा अभी ये जो अब आपको दिख रहा है ये हमारा पैनक्रियाज है। तो ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि ये पैनक्रियाज है कहाँ। तो पसलियों के नीचे अगर हम अभी चमड़ी वापस डालेंगे तो आपको समझने में थोड़ी और आसानी होगी कि ये कहाँ पे है। मैं आपको घुमा करके दिखा रहा हूँ कि आगे पीछे से ये कहाँ पे है। स्पाइन के आगे हैं और पेट के ऊपरी हिस्से में पसलियों के नीचे है, यहाँ पे पैनक्रियाज है। तो इससे उठने वाला दर्द लेफ़्ट साइड में ज़्यादा जाएगा। और अगर हम इसको हटा दें तो अभी जो मैंने डाला है ये हमारा ऊपर हार्ट है, और हार्ट से ये खून की नली निकल रही है जो सबसे बड़ी, जिसे हम एओर्टा कहते हैं। ये शरीर के पूरे हिस्से को ब्लड सप्लाई यानी कि खून पहुंचाती है, न्यूट्रिशन पहुंचाती है। अब ये जो आप पीली पीली देख रहे हैं ये सारी नसों का जाल है। और ये जो नसों का जाल जो है इसमें ये जो सीलियाक प्लेक्सस है, ये जो मोटी वाली खून की नली थी उसके बिल्कुल ऊपर होता है। और अगर आप ये मोटा मोटा पीला सा ये देख पा रहे हैं तो ये है आपका सीलियाक गैंग्लियन, जो कि इस जाल में इस नसों के जाल का एक प्रमुख भाग है। और ये दो हैं, एक दोनों तरफ, एक लेफ़्ट साइड को एक राइट साइड को। और इससे जो हमने बात किया था जैसे पहले जो प्रमुख तारें निकल रही हैं, तो उसमें जो प्रमुख तार है ये जो अब मैंने हाईलाइट करी है ये स्प्लैंक्निक नर्व है। तो ये तार जो है ये दिमाग की तरफ हमारा दर्द लेकर के जाती है। तो जब आपने अब ये समझ लिया है कि सीलियाक प्लेक्सस क्या है, स्प्लैंक्निक नर्व क्या है और ये कहाँ पे है, तो हम अगर इसको मैं समराइज़ करना चाहूँ तो मुख्य बात यह है कि जो सारा दर्द है जो पेट के ऊपरी हिस्से से उठता है वो दिमाग तक पहुंचता है जहां हम दर्द को महसूस करते हैं, और वो सब इन नसों के द्वारा दिमाग तक पहुंचता है। तो जो हम ट्रीटमेंट करते हैं इंजेक्शन के द्वारा, यानी कि सीलियाक प्लेक्सस ब्लॉक या स्प्लैंक्निक नर्व ब्लॉक या स्प्लैंक्निक नर्व रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा, उसमें हम इस सिग्नल को कम करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, फिर हम उनकी जो जांच हुई होती है MRI, CT स्कैन, पेट स्कैन, वो सब को रिव्यू करते हैं, यानी कि उसको अच्छे से परखते हैं। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि जहाँ हमें जाना है, जो हमारा टारगेट है यानी कि सीलियाक प्लेक्सस या स्प्लैंक्निक नर्व, वहाँ पहुँचने के लिए सबसे सेफ़ और रास्ता कौन सा है, और किस टारगेट पे काम करने से आपको सबसे ज़्यादा दर्द में आराम आ सकता है। अब मान लीजिए कि अगर आपका पैनक्रियास का कैंसर बढ़ चुका है और हम सीलियाक प्लेक्सस पे पहुंच ही नहीं सकते हैं, तो उस पे काम करने से हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं आएगा। यही चीज़ मैं आपको मॉडल की मदद से समझाऊं तो ये हमारा पुराना मॉडल है जो हम पहले देख रहे थे। एक बीच में बड़ी नली है जो हार्ट से निकल रही है खून को ले जाने के लिए, जिसे हमने एओर्टा कहा था। ये हमारा टारगेट है जहाँ पे हम काम करना चाहते हैं। और अगर आपका पैनक्रियाटिक कैंसर बढ़ चुका है तो यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। जब हम दवाई डालते हैं तो हम चाहते हैं कि इसके आसपास सब जगह फैल जाए। अगर मैं इसको 4 हिस्सों में बांट दूं, जैसे कि मैं अभी फ़ोटो में बांट रहा हूँ, तो अगर चारों हिस्सों में दवाई जाएगी तभी काम करेगी। अगर इसमें चारों हिस्सों में दवा नहीं फैल पाएगी तो वो सीलियाक प्लेक्सस ब्लॉक काम नहीं कर पाएगा।
तो अगर दवा चारों हिस्सों में नहीं फैल पाएगी तो बेहतर रहता है कि अगर हम जो मुख्य तार थी जिसे कि हम, या मुख्य नस थी जिसे हम स्प्लैंक्टिक नर्व कहते हैं, उस पे काम करें तो आपका असर आने का चांस ज़्यादा होता है। तो जब हम ये इंजेक्शन करते हैं तो हम बहुत सारी मोडालिटीज़ की मदद लेते हैं। यानी कि एक इंजेक्शन करते समय हम एक्सरे को या अल्ट्रासाउंड को या सीटी स्कैन को या एंडोस्कोपी को इस्तेमाल करते हैं ताकि जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां हम सेफली पहुंच पाएँ और वहां पे हम अच्छे से दवा जैसे फैलना चाहते हैं वैसे फैला पाएँ और आपको अच्छे से असर मिले। अब कौन सी मोडालिटी यूज़ की जाएगी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी, ये डिपेंड करता है कि आपकी इंडिविजुअल परेशानियां क्या है, आपका जो बीमारी है वो कैसे फैला हुआ है, आप सीधा लेट सकते हैं या नहीं, या पेट के बल लेट सकते हैं नहीं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को हम देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा बेस्ट टारगेट रहेगा कि सीलियाक प्लेक्सिस पे काम करें या स्प्लैंक्टिक नर्व पे काम करें। इन सब इंजेक्शन को हम सीटी को इस्तेमाल करते हुए करें या एक्सरे का इस्तेमाल करते हुए करें। उसके बाद हम ये सब डिसाइड करते हैं। तो ज़्यादातर जो रिसर्च में देखा गया है कि 70 से 80% लोगों का दर्द इन इंजेक्शन्स के बाद कम होता है और ये कमी जो है 1 से 6 महीने तक रह सकती है और कई लोगों में इससे ज़्यादा भी रह सकती है। हर प्रोसीजर के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही इन प्रोसीजर्स में जो कॉमनली देखा गया है कि जहाँ इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पे दर्द थोड़े समय के लिए बढ़ सकता है जो अपने आप सेटल हो जाता है। उसके अलावा किसी में छोटे समय के लिए ब्लड प्रेशर कम हो सकता है या स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, लेकिन ये जल्द ही अपने आप सेटल हो जाते हैं। उसके अलावा और भी रिस्क हैं प्रोसीजर में, लेकिन वो बेहतर रहेगा कि आपके डॉक्टर आपसे आपकी इंडिविजुअल कंडीशन देखने के बाद डिस्कस करें ताकि आपको सब कुछ पता हो कि क्या रिस्क हैं और क्या फ़ायदे हैं, और उसके बाद आप डिसाइड कर पाएँ कि आप ये करवाना चाहेंगे या नहीं करवाना चाहेंगे। इंजेक्शन्स के अलावा हम दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं जो कि दर्द को कम करने में मदद करते हैं। और क्योंकि पैनक्रियाटिक कैंसर से उठने वाला दर्द काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इस कंडीशन में हमें काफ़ी डिफरेंट तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती है और बहुत बार हम इंजेक्शन और दवाइयों को साथ में ही इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको जो दर्द है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कमी ला पाएँ। और दवाइयों में स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ, मॉर्फिन जैसी दवाइयाँ या एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर जो नसों पे काम करती हैं, इन सब का हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम आराम दे पाएँ। मुझे उम्मीद है कि ये सब जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।